हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स जोन में आप सभी का स्वागत है। लेट्स क्रैक के इस सेगमेंट में मैं आपका दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र सिंह आज आपके साथ हूं और आपके सामने आया हूं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लेके। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है और इसको करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो इसे इग्नोरेंस में रखना मुश्किल है। और अगर आप क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इसको ऑन टाइम जरूर कर लीजिएगा। तो आते हैं इसके पहले पे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हमने हिस्टोरिकल सेगमेंट पूरा पढ़ लिया, हमने देख लिया किस तरह ब्रिटिश इंडिया ने काम किया। अब हम चलते हैं, हम संविधान कैसे बनाने की तरफ भागे। तो सबसे पहले इसको 1934 में हमारे एक पायनियर थे, उन्होंने कहा, एम एन रॉय साहब ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, है ना। कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया लाए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएं। 1934 में उन्होंने ये आइडिया पहली बार दे दिया। मतलब 1934 में पहली बार हमारे पास ये आइडिया गया कि हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कर दी, है ना। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया बनाना चाहिए, इसके बारे में बात कर दी और कहा कोई भी बाहर का बंदा उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा और ये एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब वोटिंग के थ्रू जो लोग चुने जाएंगे उनके द्वारा बनाई जाएगी। 1940 में पहली बार इतना चिल्लाने के बाद, बकने के बाद, अंग्रेजों ने पहली बार ये डिमांड मानी, जिसे अगस्त ऑफर बोला गया। कौन सा ऑफर बोला गया बच्चों? अगस्त ऑफर बोला गया, जिसके तहत इन्होंने ये डिमांड एक्सेप्ट की कि चलो आपका फ्यूचर में एक बनाएंगे। पर इन्होंने कहा 1942 में आने के बाद क्रिप्स मिशन आया, जिसमें इन्होंने कहा कि आप मेंबर ऑफ कैबिनेट बना लीजिए, है ना। एक ड्राफ्ट प्रपोजल होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, आप अपना इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, बट उसको अडॉप्ट हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद करेंगे। भाई 1938 में जब से वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ, तब से सब चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया भी फ्री रहे और वो सरकार के साथ काम करे, तो इसी आइडियोलॉजी में ये लोग लगे रहे। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, बाद में जब कुछ नहीं हुआ तो बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नवंबर 1946 को सच में बना दी गई और फॉर्मुलेट किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। इसमें सबसे बड़ी बात थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पार्ट में पार्टली इलेक्टेड लोग भी थे, पार्टली नॉमिनेटेड लोग भी थे। मेंबर्स जो थे वो इंडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स भी थे, प्रोविंशियल असेंबली भी थी और इलेक्टेड लिमिटेड फ्रेंचाइजी के भी लोग थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टोटल इलेक्टेड मेंबर के साथ ही थी, तो नहीं, इसमें नॉमिनेटेड भी थे, लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू भी आए थे, अदर ऑर्गेनाइजेशन और के लोग भी थे, प्रोविंशियल असेंबलीज भी थी। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब वर्किंग कैसे स्टार्ट हुई? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपनी पहली मीटिंग बेटा 9 दिसंबर 1946 को की। 211 लोगों ने अटेंड किया था। ठीक है, ऐसे सचिदानंद सिन्हा साहब को हमने ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया, क्योंकि एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जब आप पहला प्रेसिडेंट अपना बनाते हैं और कोई प्रेसिडेंट नहीं है तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट आप उन्हीं को बनाएंगे जो सबसे सीनियर होंगे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को हमने 11 दिसंबर को अपना परमानेंट, है ना, इलेक्टेड प्रेसिडेंट चूज कर लिया। इसके बाद सिमिलरली एस सी मुखर्जी और वी टी कर्मचारी को हमने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, है ना, बाद में चुन लिया गया असेंबली के। तो जो दो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, और एक प्रेसिडेंट हो गया राजेंद्र प्रसाद और दो वाइस प्रेसिडेंट एस सी मुखर्जी एंड वी की का कृष्णामाचारी हो गए। ठीक है, इसके बाद 30 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में दिया और 3 जून 1947 को हमने माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट कर लिया कि अब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा। आपको बता दें, लोग कहते हैं भाई आईएनसी इसके लिए जिम्मेदार है, तो मैं आपको बता दूं, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में जितने जिम्मेदार जिन्ना साहब है उतना कोई नहीं है। दूसरा, जब कत्लेआम हो रहा हो तो एक देश का जो हेड होगा या जो सरकार की मेन पार्टी होगी वो क्या चाहेगी? वो ये चाहेगी कि इनोसेंट पीपुल्स ना मरे, बड़ी लैंड डिवाइड हो जाए। जमीन का टुकड़ा बंटने से ज्यादा जरूरी है बेगुनाहों की जान ना जाना। ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। इसके बाद आता है बेटा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा गया इंडिया जो है, अब इंडिया शुड बी द यूनियन होगा, ब्रिटिश टेरिटरीज का, इंडियन स्टेट का और जो अदर पार्ट्स ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट के हैं जो इनके साथ जुड़ना चाहते हैं यूनियन में।
टेरिटरीज फॉर्म होंगी, यूनियन शैल बी ऑटोनॉमस होगा, यूनिट एक्सरसाइज करेगी, सारी पावर फंक्शन गवर्नमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की होगी एक्सेप्ट दोज जो यूनियन में हो। मतलब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी, उसकी खुद की पावर होगी, खुद की ऑटोनॉमी होगी, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो यूनियन के पास होंगे, उनको छोड़ के सारे काम ये करेगी। ऑल पावर एंड अथॉरिटी सॉवरेंटी एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ फ्लो फ्रॉम द पीपल। मतलब जो इनकी ताकत है वो किससे आएगी, लोक हित से आएगी, लोक कल्याण की बात है तो लोगों द्वारा ही चीजें चूज की जाएगी। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटी एंड सिक्योर्ड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इनको सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलेगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगा, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, ये सब मिलेगा, है ना। लॉ होगा और इंडिया के इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक नेशन बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था 1946 का। माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल एरिया, डिप्रेस्ड, इन सबको सेफगार्ड करा जाएगा। सेफगार्ड करने के लिए इनके लिए कई सारे मिशन चलाए जाएंगे, प्लान चलाए जाएंगे और रिजर्वेशन दिए जाएंगे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहेगी, रिपब्लिक का रहेगा, इसकी सॉवरेन राइट लैंड पे होगा, सी पे होगा, एयर पे होगा, और वो जस्टिस और अपने लॉ द्वारा मेंटेन करेगा। जैसे हर एक कंट्री का अपना लैंड लॉ होता है, एयर लॉज होते हैं। आप देख रहे होंगे रशिया यूक्रेन में एयर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है, तो अपनी एयर एरिया हम बंद कर सकते हैं कि हम आपको एयर ट्रैफिक नहीं देंगे। लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। इसके बाद बेटा आता है चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट में क्या होगा, अब आजादी के बाद क्या बदला ये समझना है, तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसे कैसे बदलना है। ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, आजादी जब मिली तो आजादी के बाद क्या हुआ, जब असेंबली हमारी हुई, असेंबली वॉज मेड फुल्ली सॉवरेन बॉडी 1947 के एक्ट के बाद। उसके बाद भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मिली, राजेंद्र प्रसाद चेयर थे और लेजिस्लेटिव बॉडी को चेयर कर रहे थे जीवी मालवांकर। तो राजेंद्र प्रसाद हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और ये हो गए पहले हमारे स्पीकर की तरह काम करने वाले। तो अब यहाँ पर क्या है, टू फंक्शंस कंटिन्यू हुए 26 नवंबर 1949 तक, दो फंक्शन कंटिन्यू चलते रहे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब परफॉर्म किया तो कई फंक्शन डाले। पहले मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन्होंने एक्सेप्ट की, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया और राजेंद्र प्रसाद को अपने देश का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कई फंक्शंस थे। पहला कॉमनवेल्थ का काम किया, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, है ना, नेशनल एंथम अडॉप्ट की, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया और राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया। ये हो गया आपका रिवाइंड, ताकि आप याद कर लें। इसके बाद कई मेजर कमेटीज बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, स्टीयरिंग कमेटी बनी, है ना, यूनियन पावर कमेटी बनी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी बनी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैचिंग का और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज इसको यहाँ से रोट मेमोराइजेशन में रख लीजिएगा, ये आपके काम जरूर आने वाला है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी बेटा वो सेटअप हुई अगस्त 29, 1947 को। इसके चेयरमैन थे अंबेडकर साहब, फिर एन गोपालास्वामी अयंगर, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर पूछा जाता है एन माधवराव। जिन्होंने रिप्लेस किया बी एल मित्तर को जो रिजाइन कर चुके थे इल हेल्थ के तरफ, टी के कृष्णामाचारी जिन्होंने डीपी खेतान की डेथ के बाद इसको लिया। तो ये 7 मेंबर थे, इनडायरेक्टली 9 थे जिसमें से 2 रिप्लेस किए गए। तो 7 मेंबर की ये कमेटी थी जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, सबसे पहले इसका फाइनल ड्राफ्ट जो था 4 नवंबर 1948 को पहली बार आया, फिर इसको रीडिंग होती है, देखिएगा था कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार आता है, फिर उसको रीड किया जाता है, उसमें कोई चेंज होते हैं दूसरी बार, थर्ड जो रीडिंग होती है फाइनल और अप्रूव्ड मानी जाती है। फिर इनकी सेकेंड रीडिंग हुई, है ना, 15 नवंबर 1948 से, और लास्ट एंड हुई 1949 में। इस स्टेज में 7053 अमेंडमेंट थे जिसमें से 2443 एक्चुअली डिस्कस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई 14 नवंबर को और इसको फाइनल मूव्ड मोशन वाला जाता है और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे पास कर दिया। टोटल 999 मेंबर्स में से 284 अवेलेबल थे जिन्होंने इसको वहां पे साइन किया। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया
उस समय इसमें 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल हुआ करते थे, आज ये बदल चुके हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। याद रखना, इनफोर्स लागू हुआ था इस दिन। 22 preamble contained 22 parts, 395 articles and 8 schedule। और उसमें कुछ प्रोविजन थे जो उसी दिन फॉलो कर लिए गए, जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 60, 324, 366, 67, 79, 80, 88, 91, ये जितने आर्टिकल्स लिखे ये सब फोर्स में अपने आप उसी दिन आ गए 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आती है भाई ऐसा क्या हो गया कि 26 जनवरी को फिर हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। भाई 26 नवंबर 1949 को बना लेते हैं। तो क्या हुआ था कि 1929 के लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया था कि अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करेंगे हर साल 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1930 से हमने अपने आज़ादी दिवस को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था और 20 साल बाद हम इस डेट को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थे। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डे को आगे बढ़ाया और 26 जनवरी तक इसका वेट किया और 26 जनवरी को हमने इसे इनेक्ट किया। ये थी साइनिंग अथॉरिटी जिन्होंने ये मूल प्रति है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की और इसको साइन करते हुए लोग हैं। तो एक बहुत हिस्टोरिकल मूव था ये माना जा सकता है, राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसको एक्सेप्ट करना, ठीक है, और इसको फॉलो कर देना कि हमारे देश का संविधान बन गया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल मिलेगा। और ये एक ऐसा मैजिक है जिसको आप बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते। ये हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूव है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज हुई ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। तो अब यहाँ से ये भी देख लीजिए, पहला 6 दिसंबर को फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ। ठीक है बेटा, 6 दिसंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, है ना, फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से। 9 दिसंबर को मीटिंग हेल्ड हुई, ठीक है। पहला पर्सन जिसने एड्रेस किया वो थे जेबी कृपलानी, टेम्परेरी मेंबर बने। फिर 11 दिसंबर को परमानेंट मेंबर्स बने। 15 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया। फिर ये सारी चीजें हमने अडॉप्ट की। तो ये सब चीजें हमें देखते हुए चलना था, ये सारी चीजें हमने कर दी। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कंट्री का बना है ना, जब ये अडॉप्ट किया जाना था तब क्या था, अगर आप देखेंगे तो इसमें 8 शेड्यूल, 22 पार्ट और 395 आर्टिकल थे। इसने 2 साल लिए, 11 महीने लिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए और टोटल 6.4 मिलियन मतलब 64 लाख रुपए में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। जीवी मौलवेकर पहले लोकसभा के स्पीकर बने। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1,45,000 वर्ड हैं। सेकेंड है ना लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है अलबामा के बाद ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं और 5 अपेंडिक्स हैं। इसके बाद बेटा अगर आप देखें प्रोविंशियल पार्लियामेंट जो थी उसने ये सारी सीज की चीजें, ठीक है। 17 नवंबर 1992 17 अप्रैल 1992 में प्रोविंशियल पार्लियामेंट स्टार्ट होती है। मई को हमारी पहली सरकार बनती है और पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क स्टार्ट हो जाता है। इंडिया का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए, इट इज अ मिरेकल। अगर आप ध्यान दें तो एक मिरेकल है हमारी कंट्री का और हम इसी विजन की लाइट में आज भी जी रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बहुत प्यारी चीज बनाई जो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारी बेसिक चीजें उसमें समझ में आएंगी। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। अगला वीडियो हम बनाएंगे कि इंडिया कैसे बना, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में बटा हुआ था वो कैसे मर्ज होकर एक हुआ। तब तक के लिए वेट करें। अगले वीडियो तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।